हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैंने RS 2018 एग्ज़ाम में 5th रैंक सिक्योर की है। इससे पहले भी RS 2016 में मेरी 211 रैंक बनी थी और राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। प्रेजेंटली मैं एज अकाउंट्स ऑफिसर एक्साइज डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। तो मेरी RS की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में BTech किया है। यह वीडियो क्लिप जो है वो खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले 3 फेजेस के बारे में बताऊंगी ऑफ RS एग्ज़ाम: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। UPSC की तरह ही इसमें भी प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो मेंस होता है उसमें 4 कॉमन पेपर्स होते हैं, कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता। और जिसमें 4th पेपर होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश का। 200 मार्क्स के हर एक पेपर होते हैं, तो 4 पेपर 800 मार्क्स के होते हैं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल 900 में से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इसके अंदर जो बुक लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगी। मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। मैंने BTech 2013 में कंप्लीट किया था। RS के अंदर जाना शुरू से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था। रीज़न ये था कि मेरे पापा का भी RS बनना सपना था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो अपनी बेटी के रूप में ये सपना पूरा करना चाहते थे। तो मेरे लिए तो ये जुनून की तरह था कि मुझे RS के अंदर सेलेक्ट होना ही है, और ख़ासकर SDM के पद पर। उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते मेरे को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी। उसके लिए मैंने SSC का पेपर और बैंक क्लरिकल पेपर्स दिए, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली उनमें किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। RS 2016 की मैंने अपने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके अंदर 1 साल के अंदर हमारा पूरा एग्ज़ाम हो गया था। तो उसके अंदर मुझे पूरी श्योरिटी थी कि मैंने अपना 100% दिया है, पर कुछ पॉइंट्स, कुछ लेकुनास मेरे रह गए थे, जिनके कारण मेरी 211 रैंक बनी और मुझे SDM नहीं बन पाया। इसके लिए मैंने फिर दोबारा RS 2018 का फॉर्म भरा और उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब जो लेकुनास मैंने 2016 में छोड़े थे उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया। RS 2016 के जो मेरे वीक पॉइंट्स रहे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जिसके कारण मैं प्रॉपर SDM में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। पहला सबसे बड़ा कारण था गाइडेंस का। मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, खुद के नोट्स बना के नेट की हेल्प लेके पढ़ाई की थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं राजस्थान पोर्शन कहाँ से कवर करूँ। इंडिया के लिए मैंने जो भी UPSC का मटेरियल होता है वो कर लिया था, पर RPSC के अंदर राजस्थान का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि राजस्थान का उसमें से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो राजस्थान GK मेरी बहुत वीक थी, तो उसका एक कारण रहा। दूसरा कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो था डायग्राम्स का, स्कीमेटिक थीम्स का आंसर्स में एब्सेंस होना। मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं किया आंसर्स में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इसमें एक 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, 5 मार्कर आता है और 10 मार्कर आता है। तो मैंने सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी रखी कि नॉर्मल जो भी आंसर लिखते हैं उस तरीके से। अब मुझे ये पता चल गया था कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि इससे मार्क्स मेरे फैच नहीं कर पा रही थी मैं उतने। साथ ही इंटरव्यू के अंदर भी मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो इतनी पॉलिश नहीं थी। तो अब उन कमियों को लेकर मैंने अपने 2018 की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली। उनके नोट्स से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, अपने जो पहले के नोट्स से उनका एनरिच किया। साथ ही मैंने स्कीमेटिक डायग्राम्स, अपने मैप्स बनाना क्वेश्चंस के अंदर, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, इन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका सीखा। किस तरीके से 2 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, 5 मार्क को किया जाता है और 10 मार्क को किया जाता है, ताकि हम वेल विद इन टाइम हमारा पेपर कंप्लीट कर लें। 10 मार्क के क्वेश्चंस में अब मैंने डायग्राम्स की हेल्प लेनी स्टार्ट की, बुलेट पॉइंट्स पे अपने आंसर प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। इसका मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जो टेस्ट में पहले 200 में से 78 मार्क्स आते थे, धीरे धीरे एग्ज़ाम के आते आते वो 128 तक बढ़ गए।
जब भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ का रहा। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं आरएस की प्रिपरेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कम आ रहे हैं इसका मतलब आप में इम्प्रूवमेंट के और चांसेस हैं। आप और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए ताकि आपका जो फाइनल D-Day होगा उस दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और मैं आपको मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। जितने भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दीजिए, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन होगी, आपका प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है खुद को, आपका ड्रेसिंग अटायर, ये सब इम्प्रूव होगा, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो आप फुली कॉन्फिडेंट जाए। चूँकि आरएस 2018 एग्ज़ाम 18 में हुआ था और अभी 4 साल बाद उसका रिज़ल्ट आया है 2021 में, तो ये 4 साल मेरे लिए मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे इस टाइम में मैंने, जो कि नॉर्मल किसी भी एस्पिरेंट के लिए होता है। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है एक एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैं कई बार होता था कि मैं बहुत लो फील करती थी, डीमोटिवेट होती थी। तो उस टाइम आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए। मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं भगवान के दर्शन करने चली जाती थी मंदिर में, मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने चली जाती थी। मेरा पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का इसके अंदर इमोशनली मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम बहुत इमोशनली सपोर्ट किया, और मेरे को किस तरीके से वहाँ पे आंसर्स प्रेजेंट करने हैं इसमें उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। क्योंकि वो भी यही इसी एग्ज़ाम से है, आरएस 2016 के अंदर वो राजस्थान लेखा सेवा में ही थे, तो उन्होंने मुझे इसके अंदर बहुत चीज़ें बताई कि किस तरीके से आपको वहाँ पे अपनी प्रेजेंट करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से आंसर्स को आपको रिप्लाई देना है। कई क्वेश्चंस में अगर आप नो भी बोलते हैं तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे 2019 के अंदर 27 जून को हमारा मेंस हो गया था। हमारी ज्वाइनिंग 3 जुलाई 2019 में आई। अब ज्वाइनिंग के बाद हमारा पूरा इंटरव्यू बचा था। इंटरव्यू फेज़ ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 100 मार्क्स की होती है। ये बहुत जो रैंक का डिटर्मिनेशन होता है वो इंटरव्यू मार्क्स पे ही डिपेंड होता है। अब इस दौरान मुझे बहुत परेशानी आई, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। उस दौरान मुझे प्रिपरेशन के लिए मेरे इन-लॉज़ ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ज्वाइनिंग के बाद 9:30 to 6 मेरा ऑफिस रहता था, तो उस टाइम ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता था प्रिपरेशन को करना साइड बाय साइड अपनी जॉब के। उसके लिए मुझे मेरे जो बॉस थे, मेरे सुपीरियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, सब ने मेरे को बहुत हेल्प की। इसके लिए मैं थोड़ा मटेरियल अपने साथ ऑफिस में भी ले जाती थी, तो जब भी लंच आवर्स होते थे या जब भी मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता था मैं अपने वहाँ पे पढ़ाई करती थी। और साथ ही जो टाइम फिर घर आके 2 घंटे 3 घंटे जितने भी मैं निकाल पाती थी उस टाइम मैं अपनी पढ़ाई करती थी। लास्ट की फेज़ के अंदर फिर जो, क्योंकि एज अ प्रोबेशनर मेरे पास लीव्स भी बहुत लिमिटेड थी, तो लास्ट की फेज़ के अंदर आके मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन आता है, जो मेरे सामने भी एज एस्पिरेंट आया था, वो ये होता है कि हम जो इसकी प्रिपरेशन होती है इसको फेज़ वाइज करें, जैसे पहले प्री की प्रिपरेशन, फिर मेंस की प्रिपरेशन, फिर इंटरव्यू की, या फिर साथ साथ करें। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पोर्शंस हमारे कॉमन है प्री में और मेंस की, बहुत मतलब 20% to 30% सिलेबस कॉमन है दोनों में, तो उसकी प्रिपरेशन हम साथ साथ कर सकते हैं, तो वहाँ का भी हमारा मेंस का वहाँ कवर हो जाएगा। मेंस और प्रीलिम्स में जनरली हमारे को जो टाइम लिमिट मिलती है वो 3 मंथ्स होती है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए तो उस केस के अंदर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 3 महीने के अंदर मेंस का पूरा सिलेबस कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे को साथ में ही हमारे मेंस के अंदर जो छोटे छोटे 20 मार्कर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, लॉ है, साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स, योगा है, इन सब की भी हम साथ साथ प्रिपरेशन रखें, क्योंकि ये बहुत मार्क्स फैचिंग है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करके भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। साथ ही 4th पेपर बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज पेपर है, उसमें हिंदी और इंग्लिश आती है, तो अगर हमारी उस पर एक बार कमांड आ जाती है तो वो हमें लास्ट तक बहुत हेल्प करता है इंटरव्यू तक। तो आप उसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड अपनी चालू रखिए। इससे ये आपको हेल्प होगी कि अगर आपके इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और उससे आपके इंटरव्यू के अंदर और जो मेंस के जो मार्क्स जोड़ के आपकी रैंक बहुत अच्छी बनेगी। मैं स्पेशली आपको उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगी जो रूरल बैकग्राउंड से हैं और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आजकल का डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास यूट्यूब,
नेट इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम हमारे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनके, और उसके ऊपर वो अपनी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आजकल मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है, उसका भी हम अगर लोगों को अवेयर करें तो उसके थ्रू भी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके और कोचिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। मैं आपसे अपने इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहती हूँ। इंटरव्यू बेसिकली स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, बट ऐसा नहीं है। इंटरव्यू के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपका डेफ है, क्योंकि ज़्यादातर 80% क्वेश्चंस वहीं से पुटअप होते हैं। आपके डेफ के अंदर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी बर्थ प्लेस, आपकी हॉबीज़ और आपका जो जॉब क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में होता है। तो आप इसको अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होते हैं, IR होते हैं, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो उस टाइम न्यूज़पेपर्स में लास्ट के 20 डेज़ 30 डेज़ में आ रहे जो टॉपिक्स, उनको एक बार आप अच्छे से कवर कर लीजिए इन डेप्थ। जो मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आउट करना चाहूँगी उनके बारे में। मेरे से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था FATF के बारे में। उसके अलावा मुझसे, मैं जयपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए ये क्वेश्चंस थे कि जैसे जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट कब हुए थे, उनके अपराधियों को सज़ा मिल गई क्या, और जयपुर कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू इसी पे चला था कि आपने किस तरीके से आप डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे अपने सब डिवीज़न के अंदर, और आप कौन से ऐसे न्यू इनोवेशंस लाएगी जिससे ये वाले स्कीम्स, जो हमारी स्कीम्स हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके और इंडिया के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम कम कर सके। मेरे एक्सरसाइज डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा मुझसे वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे महिला और बाल आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, बिंदी लगाने का क्या तात्पर्य है, साथ ही कोई सरपंच पति है वहाँ पे, आप कहीं जाते हैं और आपको वहाँ पे सरपंच पति मिलता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा और किस तरीके से आप उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड का माहौल बहुत ही कॉर्डियल था, बोर्ड मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस में नो भी बोला, जो कि नॉर्मल है क्योंकि वो भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हर क्वेश्चन का जवाब दें। अब मैं जो एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस देना चाहूँगी। RS का सिलेबस बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। इसके अंदर एथिक्स, साइकोलॉजी, लॉ, ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जो आपको अपनी रियल लाइफ में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को थ्योरेटिकली पढ़ने के अलावा आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया गया है, किस तरीके से आप एंशियस होते हैं तो आप कैसे उसको मैनेज करें। उन प्रिंसिपल्स को आप अपने थ्योरी के अलावा रियल लाइफ में इंकलकेट करेंगे तो जो जर्नी फेज़ है, जो आपकी प्रिपरेटरी फेज़ है, वो बहुत ही स्मूथली सेल आउट आप उससे हो जाएंगे। और आप ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उनकी हेल्प के अलावा नेट के ऊपर बहुत सारे वेबसाइट्स भी है जो स्पेसिफिकली मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। जो 20 मार्क का हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही मैं राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनके लिए आपको बताना चाहूँगी कि वो बुक्स बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं हमारे इस प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि जो उसका सिलेबस जिस तरीके से, हमारा RS का सिलेबस जिस तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर RS की जो 11th-12th की जो बुक्स होती है, जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स होती है, जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, उसके अंदर पॉइंट्स जो दिए गए वो बहुत हद तक उसी से मैच करते हुए होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। जो की पॉइंट्स है आपकी सक्सेस के लिए इस जर्नी में है वो है पेशेंस और परसिवेरेंस। आप कभी भी धैर्य मत खोइए। अगर आप धैर्य रखते हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली तो सफलता निश्चित तौर से आपके कदम चूमेगी। अब मैं आपको पेपर वाइज एक एलोबरेटिव वेव में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि किस किस पेपर में हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए वही सेम सोर्स है जो हम UPSC में अप्रोच करते हैं। बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मेडाइवर और एंशिएंट के लिए NCERT जो हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैंने NCERT की ही हेल्प ली थी। इसके अंदर मैंने जो एड ऑन किया था वो था राजस्थान बोर्ड की इंडियन हिस्ट्री की बुक्स।
क्योंकि उनके अंदर मटेरियल कॉमन था बट कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट थी जो मुझे अपने आंसर को एनरिच करने में हेल्प की थी। तो इन दोनों की हेल्प से मैंने मेरे नोट्स प्रिपेयर किए थे। राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि राजस्थान अध्ययन के 4 वॉल्यूम्स आते हैं। उनके अलावा 11th और 12th में राजस्थान हिस्ट्री स्पेसिफिक बुक्स आती है, जो हिस्ट्री की जो उनकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें चैप्टर्स होते हैं इनके, तो उनकी हेल्प से मैं नोट्स बनाए थे। इकनॉमी के अंदर इंडियन इकनॉमी, राजस्थान इकनॉमी और वर्ल्ड इकनॉमी। वर्ल्ड इकनॉमी बहुत छोटा पोर्शन आता है, तो उसके अंदर वही कॉमन टॉपिक्स होते हैं कि जो यूएन की एजेंसीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, इनके बारे में, और इंडिया ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म किस तरीके से हम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में। इंडियन हिस्ट्री के लिए वही जो हम यूपीएससी में बुक्स यूज़ करते हैं वही कॉमन बुक्स मैंने यूज़ की थी। एनसीईआरटी का बेस मेरा हर सब्जेक्ट में रहा था। राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से पुटअप होते हैं। तो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। साथ ही जो गवर्नमेंट की स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है, जो उनके एक एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स होती है, उनको भी आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि आपको उससे नई स्कीम्स कौन सी चल रही है ये सब अगर आप अपने आंसर में डालते तो आपका आंसर एनरिच होता है। तो इनकी हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। सोसाइटी है उसके लिए राजस्थान बोर्ड की 11th और 12th में 2 बुक्स चलती है, आप उन बुक्स की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, इसके लिए मैंने सीबीएसई के अंदर बुक्स आती है अकाउंटिंग की, 11th क्लास के अंदर की वो बुक है, उसकी मैंने उस बुक से पढ़ाई की थी। साथ ही नोट्स जो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं और जो नेट होता है उनसे मैंने अपने नोट्स को और एनरिच किया था, ताकि मेरे पास कंटेंट में कहीं कमी नहीं रहे जब मैं वहाँ पे आंसर अपना लिखने जाऊँ। इसके अलावा मैं सेकंड पेपर जो हमारा होता है उसमें आती है ज्योग्राफी, साइंस और एथिक्स। एथिक्स का सिलेबस कम्प्लीटली यूपीएससी के एथिक्स सिलेबस के से रिजेंबल करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जो सोर्सेज हम यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं वही कॉमन सोर्सेज हैं। इसके अलावा केस स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से मैं इसमें फ़ोकस की थी। इसके लिए मैं रोज़ की एक केस स्टडी करती थी, ताकि मेरे को ये पता चले कि किस तरीके से हमारे को डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करना होता है कोई भी जो केस स्टडी हमें दी जाती है। ज्योग्राफी अगेन इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान ज्योग्राफी आती है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए वही स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स मैंने रेफ़र की थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने जीसी लियोंग की हेल्प ली थी, फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा मैंने महेश बर्नवाल बुक की भी हेल्प ली थी इंडियन ज्योग्राफी में। और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स की और राजस्थान अध्ययन की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। साइंस का पोर्शन मैंने 11th 12th एनसीईआरटी से और राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की एनसीईआरटी से प्रिपेयर किया था, जो मोर और लेस हमारे साइंस के सिलेबस को कवर कर लेते हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी। साइंस से टेक के लिए मैंने टाटा मैकग्रो हिल की हेल्प ली थी। साथ ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल थे, उनके हेल्प से मैंने पढ़ाई की थी। थर्ड पेपर में पॉलिटी, पबेट, आईआर, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी, लॉ और स्पोर्ट्स आते हैं। स्पोर्ट्स के लिए मैंने एनसीईआरटी की हेल्प ली और राजस्थान बोर्ड की एक योग शिष्टाचार नाम से किताब आती है, उसकी हेल्प से मैंने पढ़ाई की थी। लॉ के लिए मैंने ऑनलाइन जाके वेबसाइट से मटेरियल इकट्ठा किया था और उसके लिए मैंने कंपाइल कर लिए थे। डिफरेंट वेबसाइट से मैंने अलग अलग नोट्स लिए थे और उनको मैंने कंपाइल करके खुद के नोट्स बना लिए थे। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र की थी। पबेट के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत और राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक को रेफ़र किया था। आईआर के लिए मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स से मैंने मेरा नोट्स कलेक्ट किए थे और उनको कंपाइल करके मैंने जो हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का वर्ल्ड पेज होता है उनका एड ऑन करके अपने नोट्स तैयार किए थे। साइकोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी की हेल्प ली थी। 11th 12th दोनों की जो बुक्स हैं उनकी हेल्प से मैंने पढ़ाई की थी। फोर्थ पेपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है हिंदी इंग्लिश का, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने ग्रामर पोर्शन पे अपना सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। 80 मार्क्स का हिंदी में ग्रामर पोर्शन आता है, तो उसके लिए मैंने 3-4 बुक्स रेफ़र की थी। कुछ पोर्शन मैं किस बुक से पढ़ती थी, थोड़ा किसी और में से पढ़ती थी। हिंदी के लिए मैंने अपना बेस प्रिपेयर किया था नवीन प्रकाशन के बुक से और राघव प्रकाश से, इंदिरा अशोक से। इन 3 बुक से मैंने मेरा हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इन्हीं के अंदर आप राइटिंग पोर्शन है, उसके अंदर पल्लवन आता है, संक्षिप्तीकरण आता है, लेटर राइटिंग आता है, ऐसे आता है।
उनकी भी लिए मैंने इन्हीं बुक्स की हेल्प ली थी। साथ ही नेट के ऊपर बहुत सारे एसेज अवेलेबल हैं, उनको मैं रोज़ का एक ऐसे पढ़ती थी ताकि मैं अपने आइडियाज़ खुद डेवलप कर सकूं, और फिर खुद ऐसे लिखती थी बिना किसी चीज़ में से देखे, 3-4 सोर्सेज से पढ़ के उनका मटेरियल को रिटेन करके फिर मैं अपने एसेज प्रिपेयर करती थी। इंग्लिश के लिए मैंने रस्तोगी बुक रेफ़र की थी, उसके अंदर मोर और लेस सब कुछ कवर हो जाता था। तो ये थी मेरी आरएस की पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स को मेंशन कर दीजिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू सो मच।